श्रीलंका के मैदान पर दिखेगा नया हिंदुस्तान। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे श्रीलंका दौरे के लिए ऐलान की गई भारतीय टीम के बारे में और इस टीम में क्या कुछ खास नजर आ रहा है, किन खिलाड़ियों को ऑक्सीजन मिलेगा और किन खिलाड़ियों की यहां से जगह आगे भारतीय टीम के लिए और पक्की हो जाएगी। इस पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम है और हमारे साथ विराट कोहली के कोच और द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता राजकुमार शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। कल रात देर रात आजकल तो वैसे भी सभा भाई ट्रेंड हो गया है कि एक मेल आ जाता है या सोशल मीडिया पे बीसीसीआई ट्वीट कर देता है टीम, और वो पुराना जमाना मानो लग सा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, सवाल जवाब होते थे, सिलेक्टर से चीफ सिलेक्टर सामने आके बैठते थे। एक तो ये सिलसिला जब से खत्म हुआ ऐसा लग रहा है आजादी भी मिल गई है सिलेक्टर्स को कि किसी भी सवाल का जवाब अब नहीं देना है सभा भाई। हाँ राजीव, और ये गलत है। जी मेरा ये मानना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। ये कोविड का ज़माना है तो आप वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जो कि हर जगह हो रही है, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो या फिर स्पोर्ट्स वर्ल्ड में हो। और यहाँ पर जो हमारे चेयरमैन हैं चेतन शर्मा, उनका होना ज़रूरी होता है और वो जवाब उनको देना चाहिए। जितने भी सवाल जी प्रेस उठाएं उसका जवाब देना होगा चेतन शर्मा को, पर चेतन की गलती नहीं है इसमें। जी यहाँ पर बीसीसीआई की तरफ से ये पहल नहीं हो रही है और मुझे ताज्जुब इस बात का है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। बहुत ही आसान है ऑर्गेनाइज करना। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्चुअल कर सकते हैं रवि शास्त्री और विराट कोहली के साथ, तो चयनकर्ताओं के साथ सिलेक्शन कमेटी मीटिंग होने के बाद, टीम चुनने के बाद आप क्यों नहीं उस प्रकार से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है इस पर। ये वाकई राजकुमार जी, पहले जवाबदेही होती थी, ऐसा लग रहा है जवाबदेही नहीं है अब क्योंकि आपको सैलरी मिलती है और जब सैलरी मिलती है तो फिर आपकी जवाबदेही भी बनती है। क्यों आपको लग रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दी गई है अचानक? पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं एमएसके प्रसाद आखिरी चीफ सिलेक्टर थे जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी और सुनी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सब से कि ऐसा होना चाहिए और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी और साथ में कोच और कैप्टन भी बैठे हो, तो जो प्रेस पूछना चाहती है किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन के लिए या किसी प्लेयर के लिए कि उसको क्यों नहीं लिया गया, तो वो पूछा जा सकता है। जैसे इस बार भी कई नाम थे जो कंटेंशन में थे लेकिन नहीं आ पाए या कुछ नए चेहरे दिखाई दिए। तो इस बार जैसे एक और क्लॉज हुआ कि मुझे लगता नहीं कि इस बार फिटनेस का पार्ट देखा गया, यो टेस्ट इन सभी प्लेयर्स ने क्लियर किया, मुझे डाउट है। तो ऐसी कुछ चीजें अगर चेयरमैन बैठे हों वहां पर, सिलेक्शन कमेटी का वो जवाब दे सकते हैं और प्रेस हमेशा पूछ सकती है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है। और उसके चलिए साथ साथ राजीव, जी मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के लिए भी, जिनका चयन नहीं हुआ है, उनके लिए भी ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर प्रेस ने चेयरमैन से इस प्रकार के सवाल उठा लिए कि आपने इस खिलाड़ी को नहीं लिया, तो वो जो जवाब मिलता है चेयरमैन का, उससे बहुत कुछ संकेत जाता है जिसका जिन खिलाड़ियों का चयन नहीं हुआ है उस प्रकार से वो मेहनत कर सकते हैं, उस प्रकार से अपने कमजोरियों पर वो काम कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए और फिर से उनका चयन हो जाए भारतीय टीम में। तो चलिए 13 जुलाई से ये दौरा शुरू होगा श्रीलंका का। आप सभी को जैसे कि पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और उसके बाद इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की एक और टीम, मैं बी ए टीम नहीं कहूंगा, भारत की एक और टीम इंग्लैंड दौरे पे होगी और ठीक उसी बीच में यानी कि टेस्ट चैंपियनशिप जैसे ही खत्म होगी उसके बाद श्रीलंका दौरा चर्चा में आ जाएगा। तो हम सब भी जो टीम चुनी गई उस पर एक डिटेल में चर्चा कर लेते हैं खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर सभा भाई, कुछ खिलाड़ियों को ऑक्सीजन मिला है, तो कुछ खिलाड़ियों को संजीवनी मिली है, ये कह सकते हैं हम, और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको नया नया टेस्ट मिलेगा नीली जर्सी पहनने का। कैसे आप देख रहे हैं ओवरऑल टीम? आपने भी देखी होगी, फिर हम अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज चर्चा कर लेंगे। ओवरऑल टीम आपको कैसी लग रही है? कुछ खिलाड़ियों का अगर आपको नाम लग रहा है जो थोड़ा हैरानी हुई है इस टीम में देख के, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। मुझे तो ये लगता है राजीव के कोविड के ज़माने में भारतीय टीम का चयन करना बहुत आसान हो गया है, जी क्योंकि यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है नहीं। 15 की टीम आपको चुननी नहीं है, आप उसके अलावा भी टी प्लेयर्स को चुन सकते हैं, क्योंकि हर एक खिलाड़ी, हर एक टीम में कुछ ना कुछ रिजर्व खिलाड़ी चाहिए होते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो जितने सारे प्लेयर्स हैं जो इंडिया ए के लिए खेल चुके हैं, जो वाइट बॉल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं भारतीय टीम के लिए, जिनका चयन इंग्लैंड दौरे पे नहीं हुआ था, उन सभी को शामिल किया गया है। कहीं पृथ्वी शॉ का भी नाम आ गया है, तो वहाँ पर नवदीप सैनी भी हैं। कई सारे युवा खिलाड़ियों का नाम आया है। चेतन सकारिया को टीम में चयन किया गया है क्योंकि उनका आईपीएल के दौरान T20 में अच्छा प्रदर्शन था, उसके हिसाब से उनको चयन में रखा गया है।
तो मुझे लगता है कि जितने खिलाड़ी जो एक तरह से चयनकर्ताओं के दिमाग में थे, उनके पूल में थे, उन सभी खिलाड़ियों का चयन हो गया है इस समय। और हालांकि सिर्फ 3 एक दिवसीय मैच हैं और 3 T20 मैच है, पर इतने सारे प्लेयर्स आपके सामने होंगे, तो ये शानदार मौका है हर एक खिलाड़ियों के लिए भी, और मुझे लगता है चयनकर्ताओं के लिए भी, कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी अच्छा करेगा, कौन सा खिलाड़ी आने वाले समय में अपने आप को स्पेशलिस्ट के तौर पर मैदान में उतर सकता है। ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी चयनकर्ताओं को। राजकुमार सर, दिल्ली के लिए खास तौर से, क्योंकि आप हेड कोच रहे हैं दिल्ली टीम के, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई। एक तो शिखर धवन कप्तान बने, बड़े दिनों से आस लगाए वो बैठे हुए थे, तो चलिए एक तो कप्तानी मिल गई है। अब जाट जी किस तरह से टीम को लीड करते हैं, बांसुरी किस तरह से बजवाते हैं अपनी टीम के खिलाड़ियों से, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, नीतीश राणा, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करने का ऐसा लग रहा है इनाम सा मिला। बिल्कुल राजीव, पहले तो शिखर पे आऊंगा। शिखर को मैंने कंग्रेचुलेट किया और बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था इस बात से कि इस स्टेज पे आकर उनको कप्तानी मिली है कंट्री की। और कप्तानी भी ऐसे है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये इंडिया ए है या इंडिया बी है, ये इंडियन टीम है। तो एक तरह से उनका नाम भी अब भारतीय कप्तानों में जोड़ा जाएगा कि जो भारत के आज तक के कप्तान रहे हैं उनमें शिखर धवन भी होंगे। जी। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए और उसको लेकर वो काफी खुश हैं। और नीतीश की जहां तक बात है, एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है उन्होंने और शानदार परफॉर्मेंस रहा है उनका डोमेस्टिक क्रिकेट में। और हर बार ऐसा लगता था कि अब वो टीम में आ जाएंगे, T20 में तो जरूर आएंगे इस बार टीम में, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी जगह नहीं बन पा रही थी। लेकिन एक अच्छा मौका मिला है और एक मैं कहूँगा अच्छी शुरुआत की है बीसीसीआई ने कि इन प्लेयर्स को एक मौका दिया है एक सीरीज खेलने का। क्योंकि बाकी सीनियर टीम इंग्लैंड में है, तो ये सारे प्लेयर्स बिल्कुल ऑन द वर्ज हैं कि कभी भी आप इनको इंडियन टीम में खिला सकते हैं। तो इनके लिए एक मौका है, अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का और मेन टीम में अपनी जगह बनाने का। सपा भाई, टीम में 4 ओपनर चुने गए हैं। 12 दिन का टोटल दौरा है, 13 को शुरू होगा, 25 को खत्म होगा। 4 ओपनर्स टीम में, देवदत्त पट्टिकल, ऋतुराज गायकवाड़, पृथ्वी शॉ और खुद कप्तान शिखर धवन। अब यहाँ पर समस्या तो बड़ी होने वाली है, क्योंकि जो 4 नाम हम ले रहे हैं, चारों ने बहुत ही धाकड़ प्रदर्शन किया है आईपीएल में भी और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। ये शिखर के सर पे तो बाल वैसे भी नहीं है सभा भाई, तो क्या कुछ कम हो जाएगा इस बोझे में अब? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। मुझे जी। लगता है कि शिखर को जब वो 11 बनाने बैठेंगे, तो उनको ये ध्यान देना होगा कि इनमें से कौन-सा ओपनर है जो वनडे में खेलेगा और जी। कौन-सा ओपनर है जो T20 में खेलेगा। तो उसमें मुझे लगता है कि डिमार्केशन की ज़रूरत है। अब उदाहरण के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ ने सिर्फ T20 में ढेर सारे रन्स बनाए हैं। एक दिवसीय में ऐसा कुछ उन्होंने ज़्यादा कुछ अलग सा प्रदर्शन किया नहीं है। और आईपीएल में प्रदर्शन के बिना पर ही उनको मौका मिला है। तो मुझे लगता है उनको आप T20 में ही आप उनको आप चयन कर सकते हैं। अब पृथ्वी शॉ के सामने कई सारे चैलेंजेस हैं। उन्होंने T20 में अच्छा किया है, जिस प्रकार की उन्होंने बल्लेबाजी की है, ऐसा लगता है कि वो वनडे में भी अच्छा कर सकते हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ को दोनों ही फॉर्मेट में मौका मिले। आपके पास देवदत्त पाडिक्कल भी हैं, तो मुझे लगता है चयनकर्ताओं के साथ बैठकर ये सोचना होगा, चयनकर्ताओं को भी और शिखर धवन को भी, क्योंकि बहुत सभी को अगर आप मौका देने जाएंगे तो फिर आपकी टीम बनेगी नहीं। और एक और बात है राजीव, मुझे लगता है ये शानदार मौका है चयनकर्ताओं के लिए भी, ये इस पर ध्यान देने का, इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जो वर्ल्ड कप T20 की जो टीम बनेगी जो अक्टूबर में होने वाला है, उसमें किसको आप लेंगे। तो अब सभी खिलाड़ी को अगर आप मौका दे देंगे तो फिर मुझे लगता है उसे परेशानी बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता लेकिन है बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, जिस जी, प्लेयर को आपने ट्रस्ट किया है, जो आपका नंबर 1 प्लेयर है, उसी को आपको ज्यादा मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सभा भाई, समस्या ये भी है कि अगर राहुल द्रविड़ टीम के कोच बन के जाते हैं, उनका एक इंटरव्यू मैं अभी पढ़ रहा था क्रिक इन्फो पे, और उनका ये कहना है कि जब आप किसी खिलाड़ी को दौरे पे ले जाते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको मौका जरूर मिल जाए एक मैच खेलने का। और क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया था, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब इंडिया ए के लिए गए, उनको कोई मैच नहीं खिलाया गया था उस दौरे पे, और वो कह रहे बहुत एक अजीब सा फियर फैक्टर लेके वो वापस लौटे थे। कैसे आप देखते हैं, अगर राहुल द्रविड़ कोच होंगे तो फिर वो जो जो कह रहे हैं उसको, जिस थ्योरी को कह रहे हैं उसको मैदान पे अमली जामा भी पहनाएंगे? राजीव, एक बहुत बड़ा अंतर है कि राहुल द्रविड़ जो बात कर रहे हैं वो इंडिया ए के लिए बात कर रहे हैं। जी। और हम लोगों ने जो प्लान किया था इंडिया ए के लिए, जब मैं बीसीसीआई में था, तब यही हम लोग हमारा ये फोकस था, ये इंटेंशन था कि जितने भी खिलाड़ी हम ले जाएं,
बाहर के दौरे पर, या फिर हम होम सीरीज में अगर मैच खेल रहे हैं इंडिया ए के लिए, तो सभी खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। और वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं था, वो जो दौरा होता था उसमें ये नहीं था कि हमें हर एक मैच जीतना है, वो दौरा होता था एक एक्सपोजर ट्रिप के लिए। तो अगर हम लोग 16 बच्चों को ले गए हैं अपने यहाँ से, तो बहुत जरूरी है कि हर एक खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए। पर यहाँ पर ये इंडिया के मैचेस हो रही है, इंडिया ए की टीम नहीं है, ये इंडिया की टीम है। तो मुझे नहीं लगता है कि उस प्रकार की सोच के साथ राहुल द्रविड़ अगर वो कोच बनते भी हैं, तो उनके वो ये सोच के साथ मैदान में उतरेंगे। यहाँ पर प्रयास यही होगा कि इंडिया की टीम है, आपको मैच जीतना है, ये अच्छा मौका है यंगस्टर्स को चांस देने के लिए, जो उनको लगेगा कि वर्ल्ड कप T20 में खेल सकते हैं, या फिर आने वाले समय में वनडे क्रिकेट के लिए भी खेल सकते हैं भारत के लिए। मुझे लगता है टॉप 11 दोनों ही फॉर्मेट में मेरे विचार से खेलना चाहिए। राजकुमार सर, एक तो राहुल द्रविड़ वाली बात पे आपकी क्या राय है, और दूसरा मिडिल ऑर्डर में आए तो एक नाम मुझे बड़ा खटक रहा है, और वो है मनीष पांडे का नाम। हाँ, ऐसा लग रहा है हम फिर से एक बार पीछे घूम के जा रहे हैं, यहाँ हिंदुस्तान में बैट्समैनों की कमी है। जब आप इस टूर को एक फ्यूचर टूर के तौर पे देख रहे हैं, मैंने भी इंट्रोडक्शन दिया कि श्रीलंका के मैदान पर एक नया हिंदुस्तान नजर आएगा, तो फिर ये पीछे मुड़ना क्यों? मुझे नहीं लग रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कुछ बहुत बड़ा कारनामा किया है मनीष पांडे ने इस सीजन में। देखिए, मनीष पांडे एक ऐसे प्लेयर हैं जो ऑफ एंड ऑन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंट कभी भी नहीं रहे, और उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है कि वो एक सीरीज में आते हैं, फिर एक मैच खेलते हैं और फिर बाहर हो जाते हैं। अब दोबारा उनको एक मौका है कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश करें, और मुझे लगता है कि शायद ये एक बहुत जबरदस्त मौका है उनके लिए अपने आप को एस्टेब्लिश करने का, क्योंकि इसके बाद चांस मिलना काफी मुश्किल होगा मनीष पांडे को, अगर वो यहाँ पर परफॉर्म नहीं करते। लेकिन वो जिस तरह के खिलाड़ी हैं और जिस तरह की उनकी फिटनेस है, मुझे पूरी आशा है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और जहां तक बात राहुल द्रविड़ की है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल एग्री करता हूँ राहुल द्रविड़ के साथ कि जब आप एक 15 की टीम में जाते हैं, तो अगर कोई प्लेयर 2 मैचों में नहीं फिट कुछ करता, तो जो रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स बैठे हैं 4 लोग, उनमें से किसी को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी टीम को ही पार्ट ऑफ द टीम है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपका एक्सेप्शनल कभी कभी होता है कि आपका कोई मेन प्लेयर है, पृथ्वी शॉ है, दो मैचों में फेल हो गए, आप उसे नहीं ड्रॉप करना चाहते। लेकिन हाँ, वहीं पर अगर ऋतुराज गायकवाड़ 2 मैच में फेल हो जाते हैं, तो आप पार्टिकल को चांस दे सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट प्लेयर्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया बनाना होगा। और कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ की सोच ठीक भी लगती है कि अगर आप में पोटेंशियल है तभी आप भारतीय टीम में आए हैं, और अगर भारतीय टीम में आए हैं तो आपको मौका मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सारे मैचेस में बाहर बैठ के सिर्फ पानी पिला के वापस आ जाएं, तो आज मोटिवेशन से ज्यादा आप डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं। क्या सभा भाई, संजू सैमसन भी मनीष पांडे वाली कड़ी में तो नहीं आ जाएंगे? एक बार फिर मौका मिला है, लेकिन जब भी वो नीली जर्सी पहनते हैं, सडनली वो नीली जर्सी ऑफ कलर हो जाती है। राजीव, मुझे तो आशा यही है कि संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए। जी। इस बार आईपीएल के दौरान मुझे लगा कि थोड़ी बहुत मैच्योरिटी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की थी। बहुत ब्राइट फ्यूचर है संजू सैमसन के पास, जिस तरह के वो बैटिंग करते हैं, जिस तरह का अप्रोच रहता है उनका। सिर्फ जो एक कमी नज़र आती है उनके बल्लेबाजी में, वो है कंसिस्टेंसी। पर इस बार जैसा कि मैंने कहा कि वो कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत नज़र आ रही थी। और मुझे लगता था ये भी कि कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनके बल्लेबाजी को कुछ हद तक फ़ायदा मिला है। तो मुझे लगता है यही सोच के साथ एक बार फिर से उनका चयन हुआ है। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में वो शानदार प्रदर्शन करें। पर वो खेलेंगे किस तरह से, क्योंकि ईशान किशन भी आपकी टीम में है। कीपिंग कौन करेगा? ईशान किशन करेंगे या फिर संजू सैमसन करेंगे? यही तो है राजीव, यही तो सवाल पूछना था चयनकर्ता से जी। कि किसके साथ आपने टीम में चुनी है, चाहे वो मनीष पांडे की बात हो, या फिर संजू सैमसन की हो, या फिर ईशान किशन की हो। आपके वनडे प्लेयर्स कौन से हैं? आपके T20 के प्लेयर्स कौन से हैं? यही सारे सवाल तो पूछने थे। पर खैर अब बिल्कुल वो सभा भाई, एक एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या, क्या इनके लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इस वक्त जो वर्ल्ड कप का टिकट पक्का कर देगा श्रीलंका दौरा? हाँ, मुझे लगता है कि देखिए पिछला जो मैचेस हुए थे T20 के इंग्लैंड के विरुद्ध, कुछ हद तक उसी प्रकार के टीम कॉम्बिनेशन के साथ भारत को उतरना चाहिए। क्योंकि ये सोच होनी चाहिए चयनकर्ताओं की कि आपने जो इंग्लैंड के विरुद्ध T20 हुआ है, वहाँ पर आपने एक हिसाब से अपने दिमाग में बना लिया है कि आने वाले समय में वर्ल्ड कप T20 की रूपरेखा क्या होगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ऐसे सारे प्लेयर जिन्होंने इंग्लैंड T20 के विरुद्ध मैचेस खेले हैं, उनको और मौका मिलना चाहिए यहाँ पर जो T20 के 3 मैचेस होंगे। तभी मुझे लगता है कि हम चयनकर्ताओं के दिमाग में एक जो कॉम्बिनेशन है जो वर्ल्ड कप T20 खेलेगा,
वो कुछ हद तक कॉन्क्रेटाइज हो जाएगा और फिर इन प्लेयर्स को भी फायदा मिलेगा। उस तरह से आपको प्लेयर्स को बैक करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना होगा, चाहे वो ईशान किशन हो, सूर्य कुमार यादव हो, कृणाल पांडे हो। चलिए हार्दिक पांडे को तो रहना जरूरी है, पर इन तीनों खिलाड़ी को भी उस तरह का आपको स्पेस देना होगा, तभी मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप एक शानदार वर्ल्ड कप T20 की टीम बना सकते हैं। राजकुमार सर, गेंदबाजों की तो पूरी फौज जा रही है। 9 गेंदबाज हैं, 11 बल्लेबाज हैं, 5 स्पिन गेंदबाज हैं, उनमें यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, उसके अलावा मैं देख रहा था कि वरुण चक्रवर्ती भी आ गए इसमें, और कृष्णप्पा गौतम और राहुल चहर। अब आप बताएं जरा कि इतनी बड़ी फौज, जिसमें से 2 खिलाड़ी तो मुझे लग रहा है यूए टेस्ट पास भी नहीं कर सकते हैं, क्या इस टीम के साथ यूए टेस्ट वाला मामला नहीं है? और क्या 5 स्पिनर ले जाना, 4 तेज गेंदबाज ले जाना, 4 तो समझ आता है, 5 स्पिनर 12 दिन के टूर पे? वाकई में ज्यादा है राजीव, और यहाँ पर बहुत मुश्किल होगी कप्तान के लिए और कोच के लिए सेलेक्ट करना कि किसको आप मौका दें, क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे हैं, चहल या कुलदीप यादव, जो काफी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। आप उनको ड्रॉप करके एकदम से यंगस्टर्स को नहीं खिला सकते, तो जरूरत नहीं थी 5 स्पिनर्स की। मुझे लगता है कि 3 स्पिनर काफी थे इस टीम में, और उनमें से ही आपको डिसाइड करना होता कि कौन से वो प्लेयर हैं जो, जैसे सबा ने कहा, कि जो T20 वर्ल्ड कप के लिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं, और इतनी ज्यादा चॉइस है कि कप्तान के लिए एक परेशानी का सबब बन सकती है ये, कि मैं किन प्लेयरों को खिलाऊं और किस किस को चांस दूं यहाँ पर। बिल्कुल 4 स्पिनर हैं इसमें सबा भाई, और खास तौर से वरुण चक्रवर्ती के सिलेक्शन को लेके हमेशा इस तरह से सवाल खड़े होता है कि वो फिट भी है कि नहीं, फिर एक बार टेस्ट हुआ फिर बाहर हो जाए। तो इसलिए कहीं बैकअप स्पिनर के तौर पे तो नहीं है, एक एडेड रख दिया गया कि 5 स्पिनर आप लेके जा रहे हैं श्रीलंका? और आप कितने बैकअप स्पिनर्स रखेंगे राजीव? से 12 दिन का ही टूर है, 3 वनडे मैचेस है, 3 T20 मैचेस हैं, और चेन होने के पहले अगर आपको फिटनेस टेस्ट कराना था तो आपने क्यों नहीं कराया? सभी प्लेयर्स अवेलेबल हैं, आपने इनका फिटनेस टेस्ट एनसीए में क्यों नहीं कराया? तो इसके इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही प्लेयर्स का चयन हुआ है सिर्फ 12 दिन के टूर के लिए यहाँ पर, और 6 मैचेस हैं, कितने सारे प्लेयर्स को आप मौका देंगे? और सभी जो प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है कि श्रीलंका दौरे के पहले उन सबका डबल डोज मिल जाएगा वैक्सीनेशन का, तो उससे भी ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर इस प्रकार के अगर गाइडलाइंस हैं श्रीलंका दौरा के लिए तब भी। तो मुझे लगता है कि इसीलिए मैंने कहा पहले में ही राजीव, कि यहाँ पर चयन की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। आप जितने भी प्लेयर्स चाहें आप जोड़ सकते हैं, सारे के सारे इंडिया ए के जो प्लेयर्स हैं वो शामिल हो गए। तो कहना यहाँ पे बड़ा कठिन है कि किस सोच के साथ इस प्रकार का चयन हुआ है। बिल्कुल, राहुल चहर और गौतम राजकुमार जी 2 ऐसे स्पिनर हैं जिसमें शायद विराट भी नजर बना के रखेंगे। यंग हैं, अच्छे फील्डर हैं दोनों। कैसे आप देख रहे हैं इन दोनों स्पिनर्स के लिए, और कुलदीप और चहल की जोड़ी के लिए कितना इंपॉर्टेंट ये दौरा आप देख रहे हैं? क्योंकि एक तरह से कहा जाए डिस्कार्ड किया गया उनको इंग्लैंड दौरे पे, कुलदीप यादव को खास तौर से। कुलदीप के लिए एक बड़ी सीरीज आप देख रहे हैं? दोनों के लिए, कुलदीप के लिए और चहर के लिए भी, क्योंकि आप देखिए चहल और कुलदीप की जोड़ी एकदम एक समय ऐसा था जब बहुत धमाके मचा रही थी, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? अश्विन और जडेजा को, जो कि एस्टेब्लिश स्पिनर थे, लेकिन विराट कोहली को लगा कि मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं वो, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और कहीं ना कहीं राजकुमार जी, मुझे तो लग रहा है उस समय सिलेक्टर कोई और था, विराट नहीं थे शायद। विराट नहीं, तो कभी भी नहीं, आपने कहा ना कि विराट को लगा, इसलिए इसलिए मैंने पूछा आपको कि आपका कहीं सिलेक्टर एक ही है राजीव, विराट कोहली। ये मुझे अचानक लगा कि विराट को नहीं लगा। राजकुमार सर ने बोला, मुझे लगा नहीं, सिलेक्टर मुझे तो तो ये नहीं लगता थे। है कि राजीव, मुझे लगता है कि इस समय 2 मेंबर कमेटी है, एक है विराट कोहली, दूसरा है राजकुमार शर्मा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। विराट कोहली और क्योंकि सिलेक्टर हम से लोग जो चेतन डिमांड, शर्मा सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो फिर हम राजकुमार शर्मा जी से ही सवाल पूछ सकते हैं। जो वो सिलेक्टर से जो डिमांड रखते हैं विराट कोहली, मेरा मतलब ये था कि उन्होंने डिमांड की। डिमांड या ऑर्डर करते हैं, ये बताइए सर, इसमें भी फर्क है? डिमांड एंड रिक्वेस्ट करते हैं कि अच्छा, मुझे ठीक। ऐसे बॉलर चाहिए जो मिडिल ओवर में विकेट लेके दें, और मुझे लगता है कि शायद चहल और कुलदीप यादव वो काम कर सकते हैं, तो सेलेक्टर्स ने उनको ऑब्लाइज किया वो दोनों प्लेयर्स देकर। और अब एक बड़ा मौका है दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का परफॉर्मेंस लेटली अच्छा नहीं रहा है। भले ही आप कुलदीप की बात करें या चहल की बात करें, जबकि चहल पे काफी कॉन्फिडेंस था विराट को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेटली वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बड़ा मौका है दोनों के लिए अपने आप को एस्टेब्लिश करने का दोबारा, और वापसी करने का भारतीय टीम में। राजकुमार सर, हम लोग, आप भी हॉस्टल में रहे हैं, स्पोर्ट्स हॉस्टल में मैं भी रहा हूँ,
और कोच और जो टीम चुनी जानी होती थी तो कोच को अक्सर खुश करने के लिए हम लोग उनके घर चले जाते थे, कभी कुछ काम वाम कर दिया करते थे। मान लिया सपोज सब्जी लानी है तो अगर बोल दिया गया तो आपको लाना पड़ेगा क्योंकि आपको निगाह में रहना है अपने कोच के। क्या ये सिलेक्शन में भी होता है कि ऐसे कोच और कप्तानों को खुश रखने के लिए चलो यार विराट कोहली की सब्जी ला दे, या ऐसा कुछ होता है कभी? नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि राजकुमार शर्मा जी की किसकी सब्जी सभी सभी खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं। वैसे नहीं राजकुमार सर ऐसा याद होगा आपको, कानपुर हॉस्टल बिल्कुल में होता था बिल्कुल जी। बिल्कुल मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है कि आप कोच के नजदीक ही आना चाहते हैं, आप और उनसे बगल बात में करना बैठना चाहते हैं जब आप नाश्ता बिल्कुल करने जाते पहली कुर्सी पे। बात करना चाहते हैं। अभी भी जैसे अब मैं दिल्ली टीम में हूँ, हेड कोच हूँ या सेलेक्टर हूँ, तो अब कुछ प्लेयर होते हैं जो बदमाश होते हैं, जानते हैं कि किस तरह नजदीकी बनानी है कोच के साथ, उनसे बात करनी, जान के सीखना, भले बाद में जाके आंख मार देने की मैं तो ऐसे ही बेवकूफ बना रहा था, जान के कि सर आपने ये बताया था तो बहुत लेकिन सर अच्छा लगा खबर है ये भी इसको। है कि नीतीश राणा आपके बिल्कुल पहले बगल वाली कुर्सी में बैठते थे और देखिए नतीजा मिल गया आज। मुझे तो देखिए पीछे नजर आ रहे हैं नीतीश राणा। नितेश एक शानदार खिलाड़ी है राजीव, और जो कुछ नॉक्स उसने ऐसी खेली हैं जो जी वाकई में अनबिलीवेबल, और ऐसी मैच विनिंग नॉक्स खेलता है वो, ऑन हिज डे ही इज अ मैच विनर। तो अनफॉर्चुनेट था वो पिछली बार योयो टेस्ट में फेल हो गया था, उस वजह से वो टीम में नहीं आया, वरना तो वो लास्ट टाइम ही टीम में आ जाता। और मुझे पूरी आशा है कि अब आने वाले दिनों में अगर उनको प्रॉपरली मौका मिला तो वो अच्छा करेंगे देश के लिए। सभा भाई, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में जाए तो एक नाम है जो जो शायद हम इंग्लैंड में देखना चाहते हैं लेकिन है नहीं, वो भुवनेश्वर कुमार, टीम के वाइस कैप्टन वो चुने गए हैं। कैसे आप उनके लिए देख रहे हैं ये टूर्नामेंट, क्योंकि बहुत लंबा सीजन है, भारत के सामने बहुत चैलेंजेस हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करेगा अच्छे निक में अगर नजर आते हैं, क्योंकि आईपीएल में बिल्कुल ऑफ कलर थे भुवनेश्वर कुमार, वो धार नजर नहीं आ रही थी। कितना इंपॉर्टेंट उनके लिए? और जो नए बॉलर्स की बात करें, चेतन सकारिया की आपने बहुत तारीफ की थी आईपीएल के मैचेस के दौरान, सही सिलेक्शन आप देख रहे हैं? मुझे लगता है भुवी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है ये राजीव, कि जब से वो इंजरी के बाद वापस आए हैं। आपने सही कहा कि वो जो धार है, वो जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है, वाइट बॉल क्रिकेट में वो देखने को मिली नहीं है। ये हम लोगों ने इंग्लैंड के विरुद्ध भी देखा था, ये हम लोगों ने आईपीएल में भी देखा। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पर चूंकि भुवी के पास इतना ज़्यादा अनुभव है, मुझे विश्वास है कि इस दौरान भी उन्होंने ढेर सारी मेहनत की होगी, अपने मैचेस के फुटेज देखे होंगे, उस पर उन्होंने ध्यान दिया होगा, कौन-कौन से उनके वीक एरियाज़ हैं उस पर उन्होंने मेहनत की होगी। मुझे विश्वास है कि फ़िटनेस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया होगा। और कई बार ये भी होता है कि आप इतने लंबे समय से खेलते आ रहे हैं, जो बल्लेबाज होता है वो आपको शानदार तरीके से रीड करने लगता है। आपको जी बहुत जल्दी परख लेता है कि आप कौन-सी बॉल करने वाले हैं, आपकी स्लोअर डिलीवरी है वो कब आती है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। तो आपको एक बार फिर से रीइन्वेंट होना होगा, वही वापस धार लाने के लिए। तो मुझे लगता है कि भुवी के लिए बहुत ही शानदार मौका है, क्योंकि भुवी को भी मालूम है कि कई सारे जो यंगस्टर्स हैं, वो अब खटखटा रहे हैं दरवाजा, और चेतन सकारिया का नाम उसमें आता है, क्योंकि इस समय टी20 स्पेशलिस्ट की जरूरत है भारतीय टीम को। और जी वर्ल्ड कप जीतने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक टीम बनाएं जो जो टी20 स्पेशलिस्ट के इर्द गिर्द ही बने, या जिस जी प्रकार से इंग्लैंड ने बनाया है। इंग्लैंड ने एक अलग प्रकार की डेफिनेशन जो है पूरी तरह से चेंज कर दी है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। बहुत कम उनके मल्टी फॉर्मेट प्लेयर्स बचे हैं जो वनडे क्रिकेट खेलते हैं, उसमें से भी बहुत कम है जो टी20 खेलते हैं। तो जी उन्होंने कुछ अलग प्रकार की सोच के साथ टीम को चुनना शुरू किया है, और उससे उनको सफलता भी मिली है। तो क्या हमारी भी सोच वही होनी चाहिए? ये आने वाला समय ही बताएगा। वो जो संकेत मिल रहे हैं, मुझे लगता है जिस तरह के प्लेयर्स चुने गए हैं, उससे मुझे भी कुछ इसी प्रकार का संकेत मिल रहा है कि इंडिया भी कुछ उसी डायरेक्शन में हेड कर रहा है। लेकिन यहाँ जहां तक बात भुवी की है राजीव, मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि टेस्ट क्रिकेट में भी वापसी का, क्योंकि हाँ, वो एक बेहतरीन गेंदबाज हैं रेड बॉल के, और जिस तरह की बॉलिंग चाहिए होती है इंग्लैंड में, शायद वो अनफॉर्चुनेट रहे कि वहां सेलेक्ट नहीं हुए हैं। और एक मौका है उनके पास यहाँ पर, अगर वो अपना पॉइंट प्रूव करते हैं यहाँ पर, अगर बेहतर गेंदबाजी करते हैं, तो उनके पास पूरा मौका है कि अगर वहां पर कोई बाई चांस इंजर्ड होता है तो वो एज ए रिप्लेसमेंट वहां जा सकते हैं। और अगर वो वहां जाएंगे तो मुझे पूरी आशा है कि वो 11 में खेलेंगे भी, क्योंकि उस तरह का गेंदबाज इंग्लैंड में बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। जी। एक नाम लेकिन मेरे लिए राजकुमार सर बहुत सरप्राइजिंग है, हर्षल पटेल का नाम नहीं है। आईपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर, कप्तान की टीम में थे, विराट की टीम में, और जिस तरह की गेंदबाजी, जो वेरिएशंस उन्होंने दिखाए, मुझे तो लगा था कि सबसे पहली चॉइस जो है वो होंगे। कैसे आप देख रहे हैं इसको? थोड़ा अनफॉर्चुनेट है हर्षल के लिए कि, लेकिन राजीव अगर आप देखो, शुरुआत उन्होंने बहुत ही शानदार की, 2-3 मैचेस में उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की, लास्ट के स्लॉग ओवर्स में, डेथ ओवर्स में बहुत शानदार यॉर्कर्स
और स्लोअर वन को मिक्स किया, लेकिन फिर एक दो मैचेस में वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज भी हुए। अगर आपको याद हो रविंद्र जडेजा ने जिस तरह उनकी पिटाई की, या एक मैच और उसके बाद भी एक मैच और ऐसा हुआ जिसमें उनकी काफी पिटाई हुई। तो अभी काफी कुछ सीखने को है। एक यंगस्टर है और बहुत इंटेलिजेंट यंगस्टर हैं, वो बहुत समझदार हैं, मतलब दिमाग से भी बहुत शार्प हैं वो। तो मुझे पूरी आशा है कि अपनी गलतियों से सीखेंगे, और अभी बहुत फ्यूचर है उनके पास। और उनके साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज राजीव और है कि वो एक शानदार ऑलराउंडर के रूप में टीम में खेल सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी भी वो किसी भी अच्छे बल्लेबाज की तरह करते हैं और अच्छी बड़ी हिट मारते हैं। तो अभी मौका है उनके पास अपनी गलतियों सुधारने का, जो उनसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है आने वाले दिनों में भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, दीपक चहर एक और नाम है जो बहुत इम्प्रेसिव गेंदबाजी की है उन्होंने, और जिस तरह से बॉल को मूव कराते रहे हैं, वो एक बड़ा एडवांटेज वो भी है। क्या T20 के लिए बेहतर ऑप्शन मानते हैं सब आप, दीपक चहर हो या चेतन सकारिया हो? आपको ये तय करना पड़ेगा कि ये हम T20 के 11 हैं, इनको मौका देंगे और वनडे में हम एक अलग टीम बनाएंगे इसी 20 खिलाड़ियों में से। क्या ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको? मुझे तो ऐसा ही लगता है राजीव, क्योंकि 20 खिलाड़ियों का चयन के पीछे इसी प्रकार की सोच होनी चाहिए। और कई सारे प्लेयर्स जिनका चयन हुआ है, जिनका नाम है 20 में, वो सिर्फ T20 स्पेशलिस्ट ही हैं, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो या फिर चेतन सकारिया हो। उसमें दीपक चहर का भी नाम आता है। जिस तरह से MS धोनी ने उनको इस्तेमाल किया है, वो 4 ओवर अप फ्रंट डाल देते हैं क्योंकि उनके पास वो स्विंग है, विकेट टेकिंग एबिलिटी है, उसके साथ साथ वो शानदार फील्डिंग भी करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर चयनकर्ताओं की सोच यही होगी कि इनमें से कई सारे खिलाड़ी हैं जिनको हम सिर्फ T20 के लिए रखेंगे। जो वनडे क्रिकेट है उसमें हम भुवनेश्वर कुमार को हमको खिलाना चाहिए, नवदीप सैनी है उनको खिलाना चाहिए। तो अलग अलग प्लेयर्स को चुना गया है वनडे क्रिकेट के लिए और T20 के लिए। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ राजीव, मुझे ये लगता है, और हो सकता है कि राजकुमार भी मेरी बात से सहमत हो, कि IPL के प्रदर्शन पर चयन होना चाहिए T20 में। तो मुझे लगता है कम से कम आपको 2 सीजन ये प्रदर्शन देखना चाहिए खिलाड़ियों का, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आ जाएंगे जो एक सीजन में अच्छा करते हैं, फिर वो गायब से हो जाते हैं। और अगर आप एक सीजन के बाद ही उनको आप चयन कर लेंगे भारतीय टीम में, तो मुझे लगता है ऐसे खिलाड़ी जो इतने साल से खेलते आ रहे हैं, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है भारत के लिए T20 में, उनके लिए बहुत बड़ा अन्याय होगा। मुझे लगता है कम से कम थोड़ी और संयम के साथ चयनकर्ताओं को प्लेयर्स को चुनना चाहिए। कम से कम 2 शानदार IPL होना चाहिए, IPL सीजन होना चाहिए, उसके साथ साथ 2 शानदार डोमेस्टिक सीजन होना चाहिए। तभी आपको एक प्लेयर का मेटल नजर आता है, और तभी मुझे लगता है आपको विश्वास होने लगता है ये खिलाड़ी लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए खेल सकता है। क्योंकि इस समय ऑप्शंस बहुत सारे हैं भारतीय क्रिकेट सीन में। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो खिलाड़ी अच्छा करता आ रहा है उसका 1 या 2 मैच खराब हो जाए, उसको आप बाहर कर दें, फिर फट से आप एक नए खिलाड़ी को ले आए। उस वजह से क्या होता है कि इनसिक्योरिटी आ जाती है टीम में, जो कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं होता है टीम का। वही बात है, जैसे सब आप कहना चाह रहे हैं कि यू शुड अर्न योर इंडियन कैप। तो वो एक अर्न करनी चाहिए, ये नहीं कि आपके 3-4 IPL के मैचेस अच्छे किए आपने और आप इंडियन टीम में आ गए। आप मुश्ताक अली में 2 साल अच्छा कीजिए, 2 साल IPL अच्छा कीजिए, तो आप के ऊपर कॉन्फिडेंस भी होगा, सेलेक्टर्स को भी, टीम मैनेजमेंट को भी, कि आप इतना क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। अब जैसे सूर्य कुमार यादव है फॉर दैट मैटर, उन्होंने डोमेस्टिक में इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि कोई भी कप्तान, विराट कोहली हो या कोई भी कप्तान हो, उनको आउटराइटली वो कहेंगे कि आप 11 में खेलिए क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस है। तो वहीं आप एक यंगस्टर को जो जिसने 2-4 मैचेस में अच्छा किया है, आप खिला देंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी उसको। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ यहाँ पर सभा से कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, वो प्लेयर बिल्कुल अपने आप को प्रूव करे, तभी उसको इंडिया कैप मिलनी चाहिए। 2 खिलाड़ी जैसे कि आपने नाम लिया सूर्य कुमार का, सवा भाई, चलते-चलते मैं सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन दोनों पे बात करना चाहूंगा। T20 में उन्होंने दिखाया कि उनमें क्या कुछ पोटेंशियल है। वनडे क्रिकेट के लिए आपको लग रहा है बहुत आइडियल मौका है इन दोनों को अपनी जगह सीमेंट करने के लिए, सूर्य और ईशान किशन खास तौर से? हाँ राजू, मुझे लगता है कि इन दोनों ने वनडे क्रिकेट में डोमेस्टिक लेवल पर शानदार प्रदर्शन किया है और काफ़ी सालों से अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो ये एक बढ़िया अवसर रहेगा इन दोनों खिलाड़ियों के लिए। सबसे पहले कि इनको मौका मिले वनडे क्रिकेट में और ये अपनी जगह पक्की बनाए। ईशान किशन ने ढेर सारे रन्स बनाए हैं झारखंड के लिए, और झारखंड की टीम बहुत ज़्यादा मजबूत होती आ रही है वाइट बॉल क्रिकेट में। और सूर्य कुमार यादव के बारे में जितनी भी हम लोग तारीफ करें वो कम होगा। वो इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, मुंबई टीम के लिए भी और मुंबई इंडियंस के लिए भी कई शानदार पारियां उन्होंने खेली है। तो मुझे लगता है कि मध्य क्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए ये दोनों खिलाड़ी को अगर मौका मिलता है और खरे साबित होते हैं, तो मुझे मुझे लगता है कि आने वाले समय में
ये भारतीय टीम के लिए काफी अच्छी बात होगी। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार सर, आपका भी शुक्रिया। और जो खिलाड़ी टीम में नहीं चुने गए वो राजकुमार जी से के घर पे जाके अपनी फरियाद रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे मुझे लग रहा है राजकुमार सर आपके बाहर एक घंटी लगवा देना चाहिए, वो फरियादी जो अकबर के दरबार में कभी बजाया करते थे। अभी तो मैं फरियादी बना हुआ हूँ कि मुझे कौन ले रहा है। सभा भाई तो वो बजाते थे ना रात में 12 बजे 2 बजे, मैंने इतिहास में पढ़ा है। तो ऐसा ना हो राजकुमार सर के वहां लाइन लगी हो बजाने की कि आप घंटी बजाइए, आपकी सुनवाई होगी यहाँ पे। मेरे पास जितने सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, मैंने सबको राजकुमार जी का नंबर भी दे दिया और घर का एड्रेस भी दे दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, और सभा भाई आपका भी। और खेल नीति के साथ आप हर रोज जुड़ सकते हैं शाम 7:30 बजे IVM यूट्यूब चैनल और IVM पॉडकास्ट के पेज पर। इसके अलावा आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पर @राजीव मिश्र। इसके अलावा आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं IVM ऐप पर, ivmpodcast.com पर। इसके अलावा गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या IVM पॉडकास्ट के अन्य प्लेटफॉर्म पर खेल नीति के हर एपिसोड को आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। IVM